बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर 4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है 4.3 वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसकी हमने करैक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन की थी कि कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा और कब वर्क डन ज़ीरो होगा। आज भी हम उन केसेस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कब वर्क पॉजिटिव है, कब वर्क नेगेटिव है और कब वर्क ज़ीरो है। तो बेसिकली वो हम सिंपल फोर्स लेके डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड देखना चाह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होती हैं और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है हमने। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो दूसरी तरह कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इस वीडियो के लास्ट पे एक नोट लिखा आपको नज़र आएगा। ये क्वेश्चन उस तरह से भी पूछा जा सकता है और वो क्वेश्चन एज ए MCQs भी बहुत दफ़ा बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, क्योंकि हमने इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या। इसकी डेफिनेशन समझने से पहले इस डायग्राम के ऊपर गौर करें। लेट्स सपोज करें ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ का जहाँ तक फील्ड होगा, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का जहाँ तक असर होगा, लेट्स सपोज कर लें ये जो मैंने आउटर सर्कल लगाया है, बाहर की तरफ जो सर्कल लगाया है, ये वो जगह है जहाँ तक अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो अमल कर सकती हैं। तो ये सारे का सारा जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल का फील्ड है, रीजन है। अगर इसकी एग्जांपल मैं कोड करूं, हम ये एक मकड़ी देखते हैं, उसका जो मकड़ी ने अपने सराउंडिंग में अपना वो जो बनाया होता है शील्ड जो है उसका फील्ड जो है वो बना हुआ नज़र आता है हमें, जो उसका झाला नज़र आता है। तो बेसिकली उसी तरह का अर्थ जो है वो अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द अपने फील्ड बना लेती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। कि अर्थ के गिर्द वो हिस्सा जहाँ पे बॉडी जो है अब एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। या फिर इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो हिस्सा, वो जगह जहाँ पे किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के अराउंड में। द स्पेस अराउंड अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रही है या रेस्ट की हालत में है। कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, बॉडी भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट की जगह, इज़ मूव्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड देन वर्क इज़ डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉलोइंग इम्पोर्टेंट पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड इन दिस केस। कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रहा है और उसका मैस जो है वो m है। उसके ऊपर वर्क होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी और उसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर वर्क होगा। और वो वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, वो जो नीचे दिए गए केसेस हैं उसके ज़रिए हम देखेंगे। तो नंबर 1 जो केस है
उसमें कहता है कि अगर बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जा रही है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये अर्थ है, तो इसका कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है। बॉडी किसी इस हाइट के ऊपर पड़ी हुई है। अगर तो बॉडी यहाँ से आ रही है अर्थ की तरफ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से वो अर्थ की तरफ आ रही है, तो वर्क होगा पॉजिटिव। तो इफ़ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉडी यहाँ से कोई डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है, तो कहता है इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देन वर्क इज़ पॉजिटिव। अगर जिस तरफ को ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है उसी तरफ को बॉडी भी मूव करती आएगी, तो वर्क पॉजिटिव होगा। दूसरा केस कहता है कि इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स देन वर्क इज़ नेगेटिव। दोबारा से उसी डायग्राम की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे बॉडी है, लेट्स सपोज करें यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ है और बॉडी जो है वो इस फील्ड के अगेंस्ट मूव करती जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। ये हम पीछे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ऑपोजिट होने की वजह से एंगल बनेगा 180 का, और वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है W=FD। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी। और साथ में cos थीटा, और थीटा की जगह आप जब 180 पुट करेंगे तो cos 180 जो है वो -1 होता है, तो वर्क इज़ इक्वल टू -FD। तो इसी वजह से ये नेगेटिव वर्क होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ कि इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स देन वर्क इज़ ज़ीरो। कहता है अगर आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस तरफ है और बॉडी इससे मूव कर रही है परपेंडिकुलर, मतलब 90 के एंगल के ऊपर बॉडी मूव कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90 के एंगल के ऊपर है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल की वो ज़मीन की फ़ोर्स है mg। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो 90 के एंगल पे है, तो उस वक़्त वर्क ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है? W=FD cos थीटा। जब हम थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे तो cos 90 जो है वो ज़ीरो होता है, तो सारे का सारा जो फैक्टर है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो W=0। तो जो पहला केस था उसमें थीटा, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क थीटा जो है वो एंगल जो है वो ज़ीरो होता है और cos 0 1 होता है, तो इसी वजह से वर्क पॉजिटिव था। उसके बाद इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेंगे कि ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है। लेट कर लें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ इस कर्व पाथ को फॉलो करते हुए B पॉइंट के ऊपर पहुंच गया है, और वो जब A से B की तरफ जा रहा था तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में था, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही थी, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो mg के बराबर है, क्योंकि अर्थ की जो फोर्स होती है वो mg के बराबर होती है। यहाँ पे जो W मैंने लिखा है ये वर्क नहीं है, ये वेट है, और इसको हम W के बराबर भी लिख सकते हैं, वेट। और ये वेट जो है वो फोर्स के बराबर होगा, अर्थ का वेट जो है वो अर्थ की जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस बॉडी के ऊपर जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो इस डायग्राम को अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर जो थ्योरी लिखी हुई है इसको पढ़ लेते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with constant velocity v from point A to B along various path in the presence of gravitational force। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यहाँ पे, तो हेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इक्वल टू वेट mg ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और वो बॉडी के वेट के बिल्कुल बराबर होगी। तो यहाँ पे जो मैस है वो वेरियस पाथ जो है फॉलो करेगा पॉइंट बी के ऊपर पहुँचने के लिए।
तो पहला जो पाथ दिया हुआ है वो ए से डी की तरफ और डी से बी की तरफ, इसको हमने पाथ 1 का नाम दिया है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये पाथ 1 आपको लिखा नज़र आ रहा है, और ए से लेके डी तक पाथ 1 है और डी से लेके बी तक पाथ 1 है। और यहाँ पे अगर आप देखें इस तरफ ए से सी की तरफ और सी से बी की तरफ, तो इसको हमने पाथ 2 का नाम दिया है। और ए से बी की तरफ अगर आप बात करें तो इसको हमने पाथ 3 का नाम दिया। इन तीनों पाथ के अलहदा अलहदा हमने वर्क जो है वो कैलकुलेट करने हैं, और हम देखेंगे कि ये तीनों जो वर्क हैं वो बराबर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ए से डी की तरफ जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट है वो D1 है, और डी से बी की तरफ जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट है उसका नाम हमने D2 रखा है, और ए से सी की तरफ जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट है वो D3 है, और सी से बी की तरफ जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट है वो D4 है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, यही चीज़ें जो है वो हम आगे यूज़ करेंगे। तो अभी हम वर्क जो है वो कैलकुलेट करते हैं अलोंग पाथ ए डी टू बी। तो कहता है पाथ 1 जो है वो ए डी बी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कहता है जो टोटल वर्क आएगा, जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अलोंग दी पाथ 1 ए डी बी, वो बराबर होगा सम ऑफ दी वर्क डन अलोंग दी ए डी और बी डी बी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कहता है ए डी बी पाथ के अलोंग में जो वर्क होगा वो बराबर होगा ए से डी और डी से बी, जो वर्क आएगा उन दोनों के सम के बराबर होगा। कहता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग पाथ 1 ए डी बी इज़ इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन फ्राम ए टू डी एंड फ्राम पॉइंट डी टू बी। यहाँ पे हम 2 वर्क कैलकुलेट करेंगे, ए से डी और डी से बी। तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क है ए डी टू बी इज़ इक्वल टू वर्क डब्ल्यू ए डी प्लस डब्ल्यू बी डी। अब ए से डी की तरफ जाते हुए D1 है तो वर्क का फार्मूला होता है F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो यहाँ पे D1 का नाम हम दे देंगे डिस्प्लेसमेंट को। और इसी तरह जो वर्क है D से B जाते हुए उस वक्त का डिस्प्लेसमेंट D2 है। फोर्स तो कांस्टेंट लग रही है ना, अर्थ की जो फोर्स है, तो F डॉट D2, इसीलिए हमने F के साथ 1 और 2 नहीं लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इसी फार्मूले को जो पीछे हमने लिया है डॉट ख़त्म करें तो कॉस थीटा लगाते हैं हम। तो पहली टर्म का भी कॉस ख़त्म डॉट ख़त्म किया तो कॉस थीटा आ गया, और दूसरी टर्म का भी डॉट ख़त्म किया तो कॉस थीटा आ गया। अगर आप डायग्राम पे दोबारा चलें, इसी टर्म को हमने समझना है कि यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 किस तरह से आया है और यहाँ पे थीटा की जगह पे 180 कैसे आया है। तो इसी डायग्राम की अगर आप हेल्प लें तो यहाँ पे D जो है ये D1 जो है और MG आपस में परपेंडिकुलर हैं। जो हमने पीछे केस डिस्कस किए हैं उसकी हेल्प से और डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है A से D की तरफ, ये जो है ये है D, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ये देखें MG नीचे की तरफ लग रही है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 का होगा ए से डी की तरफ जाते हुए, तो इसीलिए वहाँ पे थीटा की जगह पे 90 पुट किया। सेम यहाँ पे अगर आप देखें तो डी से बी जाते हुए हमने एंगल लिया है 180 का। क्यों? क्योंकि D2 जो है वो ऊपर को जा रहा है और इसके ऊपर जो MG की फोर्स लग रही है वो नीचे को लग रही है। तो जब 2 वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उस वक्त जो थीटा एंगल होता है या कोई भी एंगल आपने लेट किया है, थीटा है, बीटा है, अल्फ़ा आ गया मैं व्हाट्सएवर, तो ये हमने नोटेशन रखी है बस। तो 180 का एंगल होगा, तो जो हमने वहाँ पे पुट किया है। तो यहाँ पे देखें
तो FD1 जो है वो cos 90 होगा प्लस FD2 cos 180। तो cos 90 जो है वो 0 होता है, तो यहाँ पे cos 90 की जगह पे 0 आ जाएगा, और cos 180 जो है वो -1 होता है, तो यहाँ पे -1 आ गया। ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जो फोर्स है वो वेट फोर्स है, mg आ जाएगा उसकी जगह पे, और D2 -1 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो -1 मल्टीप्लाई होके तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 आ जाएगी, WADB इज़ इक्वल टू -mgh। तो जो वर्क डन आया है पाथ AD टू B, तो वो टोटल वर्क हमारे पास आ गया -mgh। यहाँ पे जो D2 है, अगर आप डायग्राम में देखें, यहाँ पे D2 से जाते हुए वो हाइट h के बराबर है, इसीलिए हमने D2 की जगह पे वहाँ पे h लिख लिया है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। सेम इसी तरह जो दूसरा पाथ है, पाथ 2, जिसको हमने नाम दिया था ACB, तो यहाँ पे भी जो वर्क डन आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अलोंग द पाथ 2 ACB, वो इक्वल होगा सम ऑफ द वर्क डन फ्राम पॉइंट A टू C और वर्क डन C टू B। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये पाथ 2 है टोटल, तो टोटल वर्क ACB है, तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। A से C वर्क कैलकुलेट करेंगे, और A से C वर्क, फिर C से B वर्क। ठीक है, तो आप इस यहाँ पे देखेंगे तो A से C जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट है D3 वो ऊपर है, और mg फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, दोनों ऑपोजिट हैं, ये ऊपर है और वेट फोर्स जो है वो नीचे लग रही है। तो A से C जाते हुए एंगल होगा 180। और सेम इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे जो D4 है वो C से B जा रहे हैं हम, और उसके ऊपर जो वेट फोर्स लग रही है mg की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एंगल 90 होगा। तो C से B जाते हुए जो एंगल हमने पुट करना है वो 90 एंगल पुट करना है, तो ये आपने याद रखना है। अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पाथ 2 वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग पाथ 2 ACB इज़ इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन फ्राम पॉइंट A टू C एंड वर्क डन C टू B। तो टोटल वर्क जो है वो ACB है इज़ इक्वल टू वर्क AC प्लस वर्क CB। F डॉट D3, क्योंकि AC के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो D3 से डिनोट किया हुआ है, और अलोंग द CB जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने D4 से डिनोट किया हुआ है, तो F डॉट D4 आ जाएगा। और फोर्स के साथ हम कुछ नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है। डॉट ख़त्म करेंगे, कास थीटा आएगा अलोंग द AC, जो एंगल है वो 180 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 180 एंगल पुट कर लिया है। और अलोंग द CB जो अभी मैंने आपको बताया है वहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो cos 90 आ जाएगा। तो cos 180 -1 होता है, cos 90 0 होता है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जो टर्म आएगी -mgd3 आ जाएगा। और F की जगह पे हमने mg लगा लिया और D3 की जगह पे h लगा लिया है। सेम उसी तरह अगर आप डायग्राम पे आएँ तो जो D3 है A से C उतना ही है जितनी हाइट h हमने रखी हुई है, तो सेम उसकी जगह पे हमने h लगा लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 आ गई है। जो ACB के अलोंग वर्क डन आया वो -mgh आ गया है, और 1 क्वेश्चन में भी जो वर्क डन आया था ADB वो भी -mgh था। उसके बाद अगर आप देखें तो डायग्राम में यहाँ पे जो A से B तक का पाथ है वो कर्व पाथ है। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो ये कर्व पाथ कुछ तो x एक्सिस की तरफ है और y एक्सिस की तरफ भी है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर्व पाथ लेके वर्क डन जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि किस वक्त फोर्स डाउनवर्ड है, किस वक्त फोर्स अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, किस वक्त वर्क डन जो है वो परपेंडिकुलर है फोर्स की। वेट फोर्स तो हमेशा नीचे ही लग रही होगी हर पॉइंट के ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं पता कि वो कभी ऊपर जा रहा है, कभी हॉरिजेंटल पे है, कभी वर्टिकल है, तो कभी हॉरिजेंटल है। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, जो हमारा
कर्व्ड पाथ है ए से बी, इस पाथ को हम स्मॉल पैचेस में या स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं और पाथ 3 का जो वर्क डन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं ए से बी। तो फ्रॉम द फिगर द कर्व्ड पाथ ए बी, यहाँ पे मैंने दोबारा बना लिया है ए से ये बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे और वो जो पैचेस हैं ये जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, यहाँ पे ये जो है वो वाई की तरफ है, ये एक्स एक्सिस ये वाई, ये एक्स एक्सिस ये वाई, ये एक्स एक्सिस ये वाई, ये छोटे छोटे हमने पैचेस जो हैं वो यहाँ पे बना लिए हैं और इन स्मॉल पैचेस को हमने डेल्टा एक्स से और डेल्टा वाई से डिनोट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये एन पैचेस जो है वो हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अलोंग पाथ ए बी वो बराबर होगा सम ऑफ वर्क डन हॉरिजॉन्टल स्टेप्स एंड वर्क डन अलोंग वर्टिकल स्टेप्स। जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उनको हमने हॉरिजॉन्टल का नाम दे दिया है और जो वाई एक्सिस की अलोंग है उनको हमने वर्टिकल स्टेप्स का नाम दे दिया है। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्टेप्स की बात करें तो अगर आप एक स्टेप ले लें डेल्टा x1, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो तो हमेशा फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगेगी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, क्योंकि ए से बी जा रहे हैं तो उसका जो एक्स पार्ट होगा, जो एक्स एक्सिस है वो इस तरफ लग रहा है और उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है, जैसा कि डायग्राम पे यहाँ पे बताया हुआ है। तो एंगल 90 होगा। और सेम उसी तरह अगर वर्टिकल स्टेप आप ऊपर को जा रहे हैं, फोर्स लग रही है नीचे को, तो ये वर्टिकल स्टेप के ऊपर लगने वाली फोर्स है, तो एंगल विल बी 180। यहाँ पे जो एंगल होगा वो 180 का होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्क डन आ जाएगा अलोंग दी ए बी, वो बराबर होगा एफ डॉट डेल्टा x1 एफ डॉट डेल्टा x2 एफ डॉट डेल्टा x3 सो ऑन एफ डॉट डेल्टा एक्स एन एफ डॉट डेल्टा एक्स एन। तो उसके बाद जो वर्टिकल के ऊपर फोर्स वर्क डन लगेगा वो एफ डॉट डेल्टा y1 है, एफ डॉट डेल्टा y2 है, एफ डॉट डेल्टा y3 है, प्लस एफ डॉट सो ऑन प्लस एफ डॉट डेल्टा yn है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जब डॉट ख़त्म करते हैं तो cos थीटा आता है। तो जो x वाली हैं, तमाम x वाली जो टर्म है उनके साथ जो एंगल आएगा वो cos थीटा था और थीटा की जगह पे हम 90 पुट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे भी cos 90, यहाँ पे भी cos 90 और सो ऑन यहाँ पे भी cos 90। और सेम जो y वाली टर्म है उनका डॉट ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे भी cos थीटा आएगा। तो cos यहाँ पे cos मिसिंग हो गया, यहाँ पे आप cos लिख लीजिएगा। एफ डेल्टा y1 cos 180 आ जाएगा, यहाँ पे आपने cos पुट कर लेना है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। cos 180 क्यों है? क्योंकि जो वर्टिकल स्टेप्स हैं वो अपवर्ड हैं, वेट फोर्स नीचे लग रही है तो एंगल 180 होगा। तो इसलिए तमाम यहाँ पे आपने एंगल जो है वो 180 का लिख लेना है। अब यहाँ पे गौर करें तो cos 90 ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब है ये तमाम टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। और cos 180 जो है वो -1 होता है, तो ये सारी की सारी टर्म जो है वो माइनस की हो जाएंगी। यहाँ पे देखें तो ये cos 1 जो 80 है वो पुट किया गया है -1 और cos 90 जो है वो ज़ीरो पुट किया गया है। तो ये टर्म सारी ज़ीरो हो गई और ये -1 तब सब के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो तमाम टर्म्स को माइनस कर देगा। अब ये ज़ीरो जो है हम इसको इग्नोर कर देंगे। WAB इज़ इक्वल टू -F, इन तमाम टर्म में से कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा yn, क्योंकि नेगेटिव f जो है वो हमने कॉमन ले लिया है। अब अगर देखें यहाँ पे डायग्राम में ये जो डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 स्मॉल पैचेस हमने डिवाइड किया अलॉन्ग दी y, वो h के बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्मॉल पैचेस हैं, अगर हम y की तरफ ये स्टेप गए हैं, फिर x की तरफ आए हैं, फिर y, तो अगर हम x वाले को ना देखें सिर्फ y वाले को देखें तो ये मिला, फिर ये मिला, तो इसी तरह दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। तो वो टोटल जब हम इनको एक साथ में मिलाएंगे तो वो टोटल h बना रहे होंगे।
तो इसीलिए हमने जो स्मॉल पैचेस थे अलोंग दी वाई एक्सिस या वर्टिकल स्टेप्स को जब उनको ऐड किया तो वो टोटल हाइट h बना रहे थे। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तमाम की जगह पे h पुट कर देंगे और f की जगह पे mg लगा देंगे। क्यों mg लगाएंगे? क्योंकि ये वेट फोर्स है। तो हमारे पास अलोंग दी पाथ ए बी जो वर्क आएगा वो -mgh आ जाएगा, इक्वेशन 3। अब दोबारा अगर आप इक्वेशन 1 की तरफ देखें तो इसका वर्क भी -mgh है। इक्वेशन 2 की तरफ देखें तो -mgh है। अब इक्वेशन 3 की तरफ देखें तो -mgh है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, रिज़ल्ट क्या निकला? फ्राम इक्वेशन 1 and 2 and 3 we see that work done in earth gravitational field is independent of path followed by the body। इक्वेशन 1 देखी, 2 देखी और 3 देखी, तीनों का जो जवाब आया वो बराबर आया, वर्क जो है वो -mgh आया। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हमने 3 डिफरेंट पाथ लिए हैं, तीनों डिफरेंट पाथ थे। ठीक है, तो वर्क जो है वो सबका बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। जो बॉडी ने फॉलो किया है, जिसके ऊपर बॉडी जो है वो चल रही थी। तो यहाँ से एक बड़ा इम्पोर्टेंट MCQs बनता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यही MCQs था जो वीडियो के स्टार्ट पे मैंने बोला था कि हम लास्ट पर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वी प्रूव दैट द वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ज़ीरो। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट द वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ज़ीरो। क्या आपने प्रूव करना है? हमने तो यहाँ पे प्रूव कर लिया कि जो वर्क डन होगा अलोंग द क्लोज्ड पाथ, ये क्लोज पाथ लिया था ना हमने ए से बी की तरफ, ये क्लोज पाथ है। ए से बी की तरफ जाते हुए हमने 3 डिफरेंट पाथ लिए और तीनों का वर्क डन बराबर था, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 0 के बराबर होंगे। तो वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से किसी भी क्लोज पाथ में वो 0 होता है। तो अगर आपको ये MCQs आता है तो आपने 0 वाले को टिक करना है। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो वर्क डन होगा क्लोज पाथ में वो 0 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।